नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे दोस्तों, आज के इस वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं। कुल मिलाकर के 6 जानकारियां आज की इस वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी जानकारियों को हासिल करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी में मंडराया खतरा, पेंशनर्स है परेशान। जी हां दोस्तों, भारतीय लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी खूबी यह है कि भारत सरकार या राज्य सरकार किसी ने भी कोई भी स्कीम शुरू किया है, उस स्कीम को आगे चाहे सरकारें बदल जाएं, लेकिन वो स्कीम कंटिन्यू रहता है। ये भारतीय लोकतंत्र की बहुत बड़ी खूबी है, ये ताकत है दोस्तों। चाहे आप इंदिरा आवास योजना का आप एग्जाम्पल लें, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आप एग्जाम्पल लें, अलग अलग सरकारों ने इन स्कीम्स को लागू किया था, लेकिन आज भी वो स्कीम्स चलते रहते हैं। ये भारत के लोकतंत्र की एक बड़ी खूबी है। लेकिन आज मैं बात करने जा रहा हूं, इस खूबी के ऊपर खतरा मंडरा गया है। जी हां, अब राजस्थान के जो पेंशनर्स हैं, जिनको पिछले गहलोत सरकार ने ओपीएस के आधार पर ओपीएस लागू करते हुए पेंशन देना शुरू किया था, अब उनके पेंशन के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, जो कि भारतीय लोकतंत्र की उस खूबी के ऊपर भी खतरा है। क्योंकि अगर एक सरकार ने ओपीएस लागू कर दिया और अगर सरकार बदल जाए और उस स्कीम को ही चेंज कर दे, तो कहीं ना कहीं ये खतरा है। और राजस्थान की राजनीति में हमने देखा है कि हर 5 साल में सरकारें बदलती हैं। जी हां, पिछला राजस्थान का अगर 25-30 साल का इतिहास आप उठा के देखें, तो हर 5 साल में कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस की सरकार आई है। तो अगर आपकी सरकार, भजनलाल शर्मा की सरकार, अगर ओपीएस को बदलकर एनपीएस करती है, तो 5 साल बाद अगर फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी, तो क्या उसको ओपीएस करेगी? तो क्या इसी तरीके से डामाडोल चलता रहेगा? जो आप ये मीडिया रिपोर्ट्स देख पा रहे हैं कि अभी बातें चल रही हैं कि ओपीएस को रद्द करके एनपीएस लागू किया जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार से गुजारिश है, सरकार से अपील है कि इस तरीके से पेंशनर्स या कर्मचारियों को असमंजस में ना रखा जाए और भारत की लोकतंत्र की जो खूबी है उसको खूबी बना रहने दिया जाए। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, वादा खिलाफी कर रहा है पीसीडीए और स्पर्श। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं फॉर्म 16 को लेकर के। फॉर्म 16 को लेकर के आज से लगभग 10 दिन पहले स्पर्श पोर्टल के अंदर बकायदा ये जानकारी मिली थी, जो आप सामने देख पा रहे हैं। अब ये स्पर्श पोर्टल का फ्रंट पेज है, जहां से हम लॉगिन होते हैं। अब इस पेज में सबसे ऊपर जो स्क्रॉल होता हुआ मैसेज आप देख पा रहे हैं, ये लगभग 1 हफ्ते पहले ही आया था। और इस मैसेज में ये कहा गया था कि फॉर्म 16 टेंटेटिवली 20 जून को अपलोड हो जाएगा। आप अपने लॉगिन आईडी से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आज 20 जून हो गया है, अभी तक फॉर्म 16 अपलोड नहीं हुआ है। आपको बता दूं, जो सर्विस में है उनको फॉर्म 16 मिल चुका है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पीसीडीए स्पर्श वादा खिलाफी कर रहा है। अब यहाँ बहुत सारे लोग बोलेंगे कि टेंटेटिव 20 जून की बात है, तो टेंटेटिव 20 जून अगर है तो 19 जून को क्यों अपलोड नहीं हुआ, क्यों 21 जून का इंतजार है? तो आज 20 जून है, शाम तक हम इंतजार करेंगे और हमारी अपील है स्पर्श से, पीसीडीए से, कि जल्दी से जल्दी हमारे फॉर्म 16 स्पर्श में अपलोड कर दिए जाए। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, प्री 2006 ऑनरेरी न्यायसुधार को दिया गया धोखा, उनके साथ हो रहे अन्याय को रोके सरकार। जी हां दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मान लीजिए बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे मेरे जिनके 2 बच्चे होंगे। आप थोड़ा सा समझिएगा इस बात को। मान लीजिए आपके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा 2003 में पैदा हुआ है, एक बच्चा 2006 में पैदा हुआ है। अगर आपको आज के डेट में उन बच्चों को आपकी जायदाद बांटनी हो, तो मान लीजिए आपके पास 10 बीघे जमीन है, तो उन बच्चों को आप कैसे बांटेंगे? 5-5 बीघा बांटेंगे। अगर आप उन बच्चों को ये बोलेंगे कि आप जो बच्चा 2003 में पैदा हुआ है, क्योंकि आप उस समय में पैदा हुए थे, उस समय में मेरे पास सिर्फ 8 ही बीघे जमीन थे, मैंने जो 2 बीघा जमीन खरीदा वो 2006 में खरीदा है, उसके बाद आपका भाई पैदा हुआ है, इसलिए आपके भाई को 10 बीघे के हिसाब से उसको 6 बीघा दूंगा और आपको 4 बीघा दूंगा। तो कैसा लगेगा उसको? ठीक इसी तरीके की बात हो रही है 2006 से पुराने पेंशनर्स के साथ, क्योंकि कोई स्कीम 2006 में लागू कर दिया गया, एमएससीपी हो या ऑनरेरी न्याय सुधार के बराबर पेंशन देने का स्कीम हो, वो अगर 2006 से लागू किया गया, तो क्यों नहीं 2006 से पुराने पेंशनर्स को वो मिले? तो यहां पर इस एग्जाम्पल को देने का मेरा मतलब यही है दोस्तों, कि चाहे 2006 से पुराना पेंशनर हो, चाहे 2006 के बाद का पेंशनर हो, पेंशनर का पेंशन में अधिकार बराबर है। फिर तो ओआरओपी का क्या फायदा? 1 रैंक 1 पेंशन मतलब क्या बनता है? कम से कम
जो 2006 का जो एक हार्डल है, जो एक दीवार खड़ी की गई है, उस दीवार को तोड़ा जाए और 2006 से पुराने जितने भी पेंशनर हैं, चाहे ऑनरेरी न्याय सुधार क्यों ना हो, उनको भी 2006 के बाद वालों के बराबर दिया जाना जरूरी है। अब ये सामने पीपीओ आप देख पा रहे हैं, ये कोरिजेंडम पीपीओ स्पर्श द्वारा जारी किया गया। ये एक 2006 से पुराने पेंशनर का पीपीओ है। ये पीपीओ ऑनरेरी न्याय सुधार रैंक के पेंशनर का है, जो जिनकी 22 साल जो है सर्विस है। और इनका अगर आप आगे देखेंगे तो पे लेवल इनका 06 है, यानी कि पे लेवल भी न्याय सुधार के बराबर कर दिया गया, लेकिन पेंशन इनको मिल रहा है 22,144, जबकि यही लेंथ ऑफ सर्विस में, यही रैंक में 2006 के बाद के पेंशनर को मिल रहा है 24,825। तो कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ऑनरेरी न्याय सुधार जो 2006 से पुराने हैं, उनको भी 2006 के बाद वालों के बराबर ही पेंशन दिया जाना चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं दोस्तों, तो जरूर इस वीडियो में आई एग्री लिखिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप व्यूअर्स में से कितने लोग हैं जो इस बात को मानते हैं कि हाँ 2006 से पुराने पेंशनर्स का भी पेंशन 2006 के बाद वालों के बराबर होना चाहिए। और एमएससीपी में भी यही हो रहा है। एमएससीपी 2006 से पुराने वालों को नहीं मिल रहा है, जिससे उनको ओआरओपी में भी घाटा हो रहा है, जिससे वन रैंक वन पेंशन जो नाम है वो कहीं ना कहीं मैच होता, कहीं ना कहीं जस्टिफाइड होता नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, एंट्री लेवल पे बढ़ा, बेसिक पे और पेंशन भी बढ़ा। पीसीडीए ने दिया एरियर, मगर पीएओआर से भी मिलना है एरियर, एमएससीपी में भी मिलता है डबल एरियर। जी हां दोस्तों, एंट्री लेवल पे जो लगभग 2000 से लेके 2005 के बीच के अगर आप एनरोलमेंट है तो आपको एंट्री लेवल पे लागू है। अगर आप 2020 के करीब रिटायर हो गए, क्योंकि एंट्री लेवल पे जाकर के 2021 में मिला था, तो अगर आप 2020 या 21 के शुरू में रिटायर हो गए, आपका भर्ती का डेट लगभग 2000, 2001, 2002, 3, 4 ऐसे था या 5 था, तो आपको एंट्री लेवल पे लागू होने के पूरे चांसेस हैं दोस्तों। तो ऐसे में आपने आपका क्वार्टरली स्लिप निकालना है। अगर 6460 से कम में आपका बेसिक पे छठे के पे कमीशन में रिवीजन हुआ है, तो आपको एंट्री लेवल पे लागू है, क्योंकि एंट्री लेवल पे 2021 में मिला। अगर आप उससे पहले रिटायर हो गए तो उसको मिलने से पहले आप रिटायर हो गए। इसके ऊपर मेरे बिल्कुल डेडिकेटेड वीडियोस हैं कि एंट्री लेवल पे का एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या कैसे चेक करना है, और आपको अगर लागू है तो कैसे क्लेम करना है, सब कुछ समझा के मैंने वीडियो डाले हैं। आज मैं आपको ये समझाने आया हूं दोस्तों कि अगर आपको एंट्री लेवल पे मिल जाए तो दो तरीके के एरियर मिलते हैं। एक पीसीडीए देता है जो कि रिटायरमेंट के बाद का फायदा है, और एक देता है पीएओआर जिससे आप पेमेंट लिया करते थे, और वो देता है रिटायरमेंट से पहले का फायदा। ये जो सामने आप लेटर देख पा रहे हैं, अब इस लेटर में रिकॉर्ड ऑफिस ने इसी बात को समझाया है, और रिकॉर्ड ऑफिस ने ये लेटर लिखा है पीएओआर को। 15 जून 2024 का लेटर है। इस लेटर में रिकॉर्ड ऑफिस ने जो 2 नंबर पैराग्राफ में बोला है वो महत्वपूर्ण बात है। इट इज इंटीमेटेड दैट बेसिक पे इन रेस्पेक्ट ऑफ नंबर सो एंड सो सिपाही राजकुमार हैज ऑलरेडी बीन रिवाइज्ड फ्रॉम 37,000 टू 38,100 ऑन अकाउंट ऑफ रिवीजन ऑफ एंट्री लेवल पे एंड corrigendum PPO has also been generated. However, ESM has approached this office for adjustment of arrear amount on account of revision. उसके बाद पैराग्राफ नंबर 3 में इन व्यू ऑफ द अबव यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक नेसेसरी एक्शन फॉर पेमेंट ऑफ एरियर्स टू द ESM। यानी कि दोस्तों इस लेटर का मतलब ये होता है कि जो पेंशनर हैं उनको पेंशन आने के बाद का तो फायदा मिल गया, corrigendum PPO उनको मिल गया, पेंशन में बढ़ोतरी हो गई, लेकिन इनको और एक एरियर मिलना था, जो मिलना था सर्विस के पीरियड का। जी हां, उस सर्विस का पीरियड का एरियर लेने के लिए उन्होंने जब ग्रीवेंस डाला तब जाके रिकॉर्ड ऑफिस ने ये कार्रवाई किया है। और एमएससीपी में भी ठीक ऐसा ही है। अगर आपको रिटायरमेंट आने के बाद एमएससीपी एडजस्ट हुआ है तो आपका एरियर 2 तरीके का बनता है, सर्विस के दौरान का भी एरियर बनता है, रिटायरमेंट के बाद का भी एरियर बनता है। आपका corrigendum PPO जारी हुआ तो उससे जो एरियर आपको मिलेगा वो आपका रिटायरमेंट के बाद का एरियर है, रिटायरमेंट के डेट से लेके अभी तक का एरियर है। लेकिन उससे पहले भी जो सर्विस के दौरान का आपको एमएससीपी की वजह से बढ़ोतरी हुई है उसका एरियर आपको पीएओआर से मिलेगा। अगर नहीं मिला है तो उसको जरूर क्लेम कीजिए। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, बजट आएगा 22 जुलाई को, लाएगा खुशखबरी। अब तक पेंशन बजट है 1,41,205 करोड़। इसमें ओआरओपी 3 का कितना है? जी हां दोस्तों, 1,41,205 करोड़ रुपए डिफेंस पेंशन के लिए बजट धार्य है। जी हां, आपको याद दिला दूं, जो अंतरिम बजट फरवरी 2024 में लिया गया था, उस बजट के हिसाब से हमारा जो पेंशन बजट है, पेंशन डिफेंस पेंशन का बजट है, वो है 1,41,205 करोड़। और ये बजट
पिछले बजट 2023-24 के बजट से बढ़ा हुआ बजट है। तो क्या यहाँ पर OROP3 का भी बजट इंक्लूड किया गया है? क्योंकि जुलाई 2024 से हमारा OROP3 लागू है। तो चलिए मैं आपको प्रेस नोट दिखाता हूं जहां पर अंतरिम बजट में 1,41,205 करोड़ रुपए बजट धार्य किया गया था, उसको देख के समझते हैं। दोस्तों फरवरी के महीने में जो अंतरिम बजट पेश किया गया था उसमें से जो डिफेंस का बजट था वो था ये बजट। अब इसमें पेंशन के लिए, ECHS के लिए अलग अलग से अमाउंट धार्य किए गए थे। फरवरी 1 तारीख को ये विज्ञप्ति जो है जारी की गई थी PIB द्वारा। अब इसमें पेंशन के लिए किस तरीके से बजट धार्य किया गया था उसके बारे में थोड़ा सा अवलोकन हम करेंगे। दोस्तों अंतरिम बजट में डिफेंस पेंशन बजट इंक्रीज्ड टू ₹1.41 लाख करोड़, यानी कि पिछला फाइनेंशियल ईयर से इस फाइनेंशियल ईयर में डिफेंस बजट में बढ़ोतरी है, वो भी डिफेंस के पेंशन बजट में, जैसे आप देख पा रहे हैं। टोटल बजटरी एलोकेशन ऑन अकाउंट ऑफ द डिफेंस पेंशन इज ₹1,41,205 करोड़, which is 2.17 higher than the allocation made during 2023-24। यानी कि 2023-24 में जो एलोकेशन किया गया था, जो बजट धार्य किया गया था, उससे ज्यादा है 2024-25 का बजट। और वो कितना ज्यादा है? 2.17% ज्यादा है। कुल मिलाकर के 1,41,205 करोड़ रुपए 2024-25 के लिए डिफेंस पेंशन बजट धार्य किया गया है। अब यहाँ पर क्या OROP3 है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब अभी पूर्ण बजट आएगा तो हमें पता चल जाएगा, अगर डिफेंस पेंशन बजट में बढ़ोतरी होती है तभी हमारा OROP3 इसी बजट के पैसे से मिलेगा, ये हमें पता चलेगा। यानी कि 1,41,205 करोड़ से ऊपर का अगर बजट आता है, अभी जो फाइनल बजट आएगा, पूर्ण बजट आएगा, तभी हमें पता चलेगा कि हाँ OROP3 अभी लागू होने वाला है। तो आप सबने देखा दोस्तों, 1,41,205 करोड़ रुपए तो धार्य हैं, लेकिन ये OROP3 का बजट नहीं हो सकता, क्योंकि OROP3 अगर देना है तो उसमें और थोड़ा सा लगभग 5,000 करोड़ के आसपास और पैसे लगेंगे। उसमें एरियर नहीं देना पड़ेगा, इस वजह से पैसे बहुत ज्यादा नहीं लगेंगे। तो हम देखेंगे जो 22 जुलाई को बजट आएगा, उस बजट में अगर इस अमाउंट में बढ़ोतरी हो जाती है 1,41,205 करोड़ रुपए से ऊपर अगर डिफेंस पेंशन धार्य किया जाता है तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ OROP3 हमें जल्दी मिलेगा, अदरवाइज थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, क्या मोदी 2.0 का रोका गया 18 महीने का DA एरियर मोदी 3.0 के पहले बजट में मिलेगा? जब तक 18 महीने का DA का एरियर सरकार नहीं दे देती, या तो ठोस सरकार ये नहीं बोलती कि हम नहीं दे सकते, हमने हाथ खड़े कर दिए, नहीं देंगे, तब तक इस 18 महीने के DR की मांग होती रहेगी। और चूंकि 18 महीने का DA/DR मोदी 2.0 गवर्नमेंट में रोका गया था, अब मोदी 3.0 का पहला बजट आने वाला है। तो ऐसे में हम आस लगाए हुए हैं, हम जरूर इसका इंतजार करेंगे कि क्या सरकार 34,000 करोड़ रुपए 18 महीने का DA एरियर देने के लिए बजट में धार्य कर सकती है, क्या करेगी? हालांकि आशाएं बहुत कम है, आप दिल में आशा मत बांध के बैठिएगा कि मिल जाएगा, लेकिन हम जरूर आशा करेंगे और सरकार से मांग करेंगे, या तो सरकार हाथ खड़े करके बोले कि हम नहीं दे सकते, हम नहीं देंगे, या तो फिर धार्य करे अगले बजट में, मोदी 3.0 के पहले बजट में इस पैसे को धार्य करे और सरकार 18 महीने का DA का एरियर जरूर भुगतान करे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियां और इसी अपील के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।